In this video, I will continue the discussion on the structure of population regression equations. So मेरी लास्ट वीडियो में हमने इस टेबल को डिस्कस किया था, जहां पर मैंने तुम्हें समझाया था कि इस टेबल को रीड कैसे करना है। उसके बाद हमने इस टेबल में जो डेटा गिवन है उसको स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट किया था। स्कैटर प्लॉट में कन्वर्ट करने के बाद हमने कंडीशनल मीन वैल्यूज को रेड डॉट से मार्क किया था। सो इस फिगर में ये जो रेड डॉट्स हैं ये कंडीशनल मीन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड जब हमने इन रेड डॉट्स को ज्वाइन किया था तो हमें ये ब्लू लाइन मिली थी एंड इस ब्लू लाइन को हमने बोला था पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। मेरी लास्ट वीडियो के एंड में मैंने तुमसे पूछा था कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को ही डिस्कस करेंगे। अब देखो, तुम्हें तुम्हारे बेसिक मैथ कोर्सेज से पता होगा कि अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होती है एक लाइन की, जहां पे c रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट टर्म को, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को एंड y एंड x हमारे दो वेरिएबल्स हैं। अब बिकॉज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन एक लाइन है तो उसकी इक्वेशन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होगा। बट इकोनोमेट्रिक्स में हम c एंड m नोटेशंस के साथ वर्क नहीं करते हैं, हमारी नोटेशंस यहाँ पे डिफरेंट होंगी। सो हमारे केस में इंटरसेप्ट की नोटेशन होगी बीटा 1। सो बीटा 1 है हमारा पॉपुलेशन इंटरसेप्ट। पॉपुलेशन बिकॉज ये सब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सो ये डेटा भी पॉपुलेशन डेटा था एंड ये जो हमने फिगर बनाई है वो भी पॉपुलेशन फिगर है एंड जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वो भी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है। सो बीटा 1 है हमारा पॉपुलेशन इंटरसेप्ट एंड स्लोप में हम m की जगह वर्क करेंगे बीटा 2 के साथ। सो बीटा 2 रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन स्लोप। ओके, सो हम वर्क कर रहे हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 नोटेशंस के साथ। अब इन नोटेशंस को यूज करके इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन लिखते हैं। सो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन का राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हम पहले लिखेंगे इंटरसेप्ट जो कि है बीटा 1 प्लस स्लोप जो कि है बीटा 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो कि है x। सो जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की वो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 x। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो x है वो है वीकली इनकम। अब ये डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछता हूं मेरे को दो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा वो होगा y एंड कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x। सो एक्चुअली राइट आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x। सो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x। अब अगर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हो कि यहाँ पे मैंने y क्यों नहीं लिखा एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x ही क्यों लिखा, तो उसको इस तरीके से समझो कि अगर इस लाइन में मैं पुट करूं x इक्वल टू 240, सो मान लो x की वैल्यू है 240, तो इस लाइन से तुम्हें इन रिटर्न में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? हमें मिलेगा ये पॉइंट। सो x इक्वल टू 240 पे लाइन से हमें मिल रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू है 170 जैसा कि टेबल में लिखा हुआ है एंड अगर मैं इसको फॉर्मल टर्म्स में लिखूं तो ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 240। सो लाइन से हमें मिल रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 330, सो लाइन हमें देगी ये पर्टिकुलर वैल्यू एंड हम टेबल में देख सकते हैं कि x इक्वल टू 330 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंडीशनल मीन की वैल्यू है वो है 224। सो ये वैल्यू है 224 एंड अगर मैं इसको फॉर्मल टर्म्स में लिखूं सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 330। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन करके बनी है। सो अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो लाइन रिटर्न में मेरे को कंडीशनल मीन ऑफ y देगी गिवन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अब बिकॉज लाइन से रिटर्न में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x मिल रहा है तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो बीटा 1 है हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का इंटरसेप्ट एंड अगर तुम्हें विजुअलाइज करना है तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूं। सो बीटा 1 यहां पे कहीं पे होगा। सो दिस इज बीटा 1। इस लाइन का जो स्लोप है वो है बीटा 2 एंड इस लाइन पे लाई कर रहे हैं कंडीशनल मीन्स, इसलिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x। सो ये है पहली पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन जो तुम्हें ध्यान में रखनी है।
अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंड एक्चुअली इस इक्वेशन के बैकग्राउंड में एक अजम्पशन भी है, बट बिकॉज मैंने चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में समझाया है तुम्हें, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, फिर उस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से एक स्कैटर प्लॉट बना दिया, तो मैंने एक कंप्लीटली डिफरेंट रूट ले लिया तुम्हें ये इक्वेशन को समझाने के लिए। एंड बिकॉज मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल वाला रूट लिया तो अभी तक हमने किसी भी अजम्पशन के बारे में बात नहीं करी है, बट कुछ वीडियोस के बाद मैं कुछ अजम्पशंस इंट्रोड्यूस करूंगा एंड देन उनमें से एक अजम्पशन को मैं इस इक्वेशन से लिंक करूंगा। मैं उस अजम्पशन को अभी इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज अभी हम काफी स्टार्टिंग स्टेज में हैं इकोनोमेट्रिक्स के एंड मैं अभी कोई भी अजम्पशन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूं। ओके बट इस चीज को ध्यान में रखना कि जब मैं अजम्पशंस के बारे में बात करूंगा कुछ वीडियोस के बाद, तो एक ऐसी अजम्पशन जरूर होगी जिसको मैं इस इक्वेशन से लिंक करूंगा बिकॉज ये इक्वेशन उसी अजम्पशन पे डिपेंडेंट है, तो ये इक्वेशन और वो वाली अजम्पशन साथ में वर्क करते हैं। एंड अभी के लिए बस तुम इतना ध्यान में रखो कि ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है पॉपुलेशन साइड की स्टोरी में। ओके सो हमने अभी ये इक्वेशन समझी है that expected value of y given x is equal to beta 1 plus beta 2 x। अब पॉपुलेशन साइड की बाकी इक्वेशंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं बेसिक इंटरप्रिटेशंस को समझने में। सो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है बीटा 1 को एंड बीटा 2 को। बीटा 1 है हमारा पॉपुलेशन इंटरसेप्ट एंड बीटा 2 है हमारा पॉपुलेशन स्लोप। बिकॉज ये दोनों चीजें पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, मैं बीटा 1 एंड बीटा 2 को पॉपुलेशन पैरामीटर्स भी बोल सकता हूँ और सिंपली पैरामीटर्स भी बोल सकता हूँ, पॉपुलेशन वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। सो इस कोर्स में जब भी मैं पॉपुलेशन पैरामीटर या फिर पैरामीटर वर्ड का यूज करूंगा दैट वुड मीन कि मैं इन बीटास की बात कर रहा हूं। ओके अब ये समझते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सो बीटा 1 है हमारा इंटरसेप्ट एंड बीटा 2 है स्लोप। एंड वंस अगेन अगर तुम्हें विजुअलाइज करना है दैट बीटा 1 कहां पे है तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं एंड दैट मीन्स बीटा 1 यहां पे कहीं पे होगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो बीटा 2 एक लीनियर लाइन का स्लोप है एंड आई एम श्योर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो पहले से होगा ही कि लीनियर लाइन के स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या होती है। सो उसी आइडिया पे हम बीटा 2 की भी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। इट्स जस्ट कि इकोनोमेट्रिक्स में जब तुम इंटरप्रिटेशन लिख रहे होते हो तो तुम्हें एक दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो मैं यहाँ पे अभी इंटरप्रिटेशन लिखूंगा एंड देन उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। सो पहले बात करेंगे बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन की। सो बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन है इफ वीकली इनकम increases by $1, then on an average the weekly expenditure on food, that is our y variable, so the weekly expenditure on food will increase by beta $2। सो ये है बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन। अब देखो ये इंटरप्रिटेशन काफी सिंपल है। सो इस इंटरप्रिटेशन की पहली लाइन में हम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मार्जिनली चेंज कर रहे हैं। सो इस एग्जांपल में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वीकली इनकम और उसको हम चेंज कर रहे हैं मार्जिनली। मार्जिनली से मेरा मतलब ये है कि हम वीकली इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट से। अब इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझना कि इंटरप्रिटेशन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट से। अब वो यूनिट क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वीकली इनकम एंड वीकली इनकम अगर मुझे डॉलर्स में गिवन है दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट है डॉलर्स। सो इंटरप्रिटेशन में हम वीकली इनकम को इंक्रीज करेंगे $1 से। अगर मैं वीकली इनकम को मेजर कर रहा हूं पाउंड्स में तो हमारी 1 यूनिट बन जाएगी 1 पाउंड। सो यहां पे तुम्हें यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। अगर तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट है सेंटीमीटर तो यहां पे तुम लिखोगे 1 सेंटीमीटर। ओके सो ये पहली चीज है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि जो भी तुम इंटरप्रिटेशन करोगे वो होगी ऑन एन एवरेज बेसिस पे।
देखो बीटा 2 जो है वो इस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का स्लोप है एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को हमने बनाया है कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन करके। सो जो भी चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे होल्ड करेंगे ऑन एन एवरेज बेसिस पे। ओके, सो ये दूसरी चीज है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये लास्ट की 2 लाइंस पढ़ते हैं। सो हमने लिखा इफ वीकली इनकम इंक्रीजेस बाय $1 देन ऑन एन एवरेज the weekly expenditure on food, that is our y variable, will increase by beta $2. So once again यहाँ पे ये जो यूनिट है ये यूनिट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की। सो इस केस में अगर मैं मान लेता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमने मेजर किया है डॉलर्स में, दैट मीन्स उसकी यूनिट हो जाएगी डॉलर्स। सो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल $1 से इंक्रीज होगा तो ऑन एन एवरेज डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा बीटा $2 से, राइट। सो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट है, इंटरप्रिटेशन रहेगी ऑन एन एवरेज बेसिस पे, एंड यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की सेम यूनिट्स होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। इस एग्जाम्पल में इन दोनों वेरिएबल्स की यूनिट सेम है, बट ऐसे काफी सारे और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट्स सेम नहीं होंगी, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट्स का। ओके, सो ये है तुम्हारी बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन का। देखो बीटा 1 है हमारा इंटरसेप्ट टर्म, एंड इंटरसेप्ट टर्म की इंटरप्रिटेशन तो काफी सिंपल होती है। बेसिकली इंटरसेप्ट टर्म हमें यह बता देती है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हो गई 0 तो फिर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। सो जनरली इंटरसेप्ट टर्म का यह मतलब होता है। सो सेम चीज हम यहां पे भी लिखने वाले हैं, बस यहां पे एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा। इस केस में जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एवरेज वैल्यू मिलेगी वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड की। सो ये जो बीटा 1 है ये हमें एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बता रहा है। सो बीटा 1 इज गिविंग अस average weekly expenditure on food if the weekly income is equal to 0. So if the weekly income is equal to 0. Okay, so बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन में बस तुम्हें इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ y दे रहा है अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो। ओके, सो ये है तुम्हारी बेसिक इंटरप्रिटेशंस बीटा 1 एंड बीटा 2 की। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की दूसरी इक्वेशन के बारे में। देखो पॉपुलेशन साइड की पहली इक्वेशन तो हमने देख ली, वो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बट इस इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन है जो हमें समझनी है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को समझते हैं। अभी जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी वो हमने लिखी थी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन जो होल्ड कर रही थी ऑन एन एवरेज बेसिस पे। अब जो हम दूसरी इक्वेशन सीखेंगे वो होल्ड करेगी एक पर्टिकुलर एंटिटी के लेवल पे। बेसिकली इस एग्जांपल में जो हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे वो होल्ड करेगी पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लेवल पे। सो मैं समझाता हूं उससे मेरा मतलब क्या है। सो देखो जब हम ऑन एन एवरेज बेसिस पे बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन पे। तो अगर तुम इस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन पे फोकस करो और मैं तुम्हें बोलूं कि x की वैल्यू है 210, तो x की वैल्यू जब 210 है तो इस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है वो ये होना चाहिए, एंड टेबल में ये नंबर था 152। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है ऑन एन एवरेज बेसिस पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन भी हाउस होल्ड्स की वीकली इनकम $210 है उन सबका वीकली एक्सपेंडिचर $152 होगा। ओके, बिकॉज $152 तो एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर है, बट अगर तुम पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स पे ध्यान दो तो उनके वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिफरेंट हो सकते हैं इवन इफ उनकी वीकली इनकम सेम है। तो इस चीज को समझने के लिए इस फिगर को देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब x की वैल्यू है 210 तो यहां पे 7 ग्रीन डॉट्स हैं, ये 7 ग्रीन डॉट्स तुम्हारे 7 हाउस होल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इन 7 हाउस होल्ड्स की वीकली इनकम सेम है, हर एक हाउस होल्ड कमा रहा है $210, बट फिर भी इनके वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिफरेंट हैं। सो अगर हम इस डॉट को देखें जो सबसे टॉप पे है, सो इस हाउस होल्ड का जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है वो है 173, एंड ये नंबर्स सारे के सारे टेबल में मेंशन थे।
एंड अगर मैं इस हाउस होल्ड की बात करूं, सो टेबल से हमें यह पता है कि ये वाला नंबर है 120। सो जस्ट बिकॉज हाउस होल्ड्स की वीकली इनकम सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड भी सेम होगा। वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड वेरी कर सकता है। ओके एंड एक बार इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच के देखो कि वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड वेरी क्यों करेगा। देखो, इसको ऐसे सोचो, मान लो कि तुम एक हाउस होल्ड हो और मैं एक हाउस होल्ड हूं एंड तुम्हारी और मेरी इनकम सेम है। अब बिकॉज हमारी इनकम सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो वीकली एक्सपेंडिचर है फूड पे वो भी सेम हो। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मुझसे ज्यादा वेल्दी हो, तुम्हारे पास पहले से ही अपना एक घर है जो तुम्हें एंसेस्टर से मिल गया, तुम्हारे पास पहले से ही अपनी एक गाड़ी है, सो तुम्हारे पास पहले से ही काफी एसेट्स एक्यूमुलेटेड है। बट मेरे केस में मान लो कि मेरे पास ये सारे एसेट्स नहीं है, मेरे पास मेरा घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है ड्राइव करने को। सो इवन इफ तुम और मैं सेम पैसा कमा रहे हैं, मैं थोड़ा ज्यादा सेव करूंगा एंड शायद मेरा वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कम रहेगा एज कंपेयर टू योर वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। सो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे और भी वेरिएबल्स होते हैं जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड को इंपैक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक वेरिएबल है वेल्थ। ओके एंड अभी के लिए हमने उन वेरिएबल्स को अपने मॉडल में लिया नहीं है, बट बिकॉज वो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारे वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड में डिफरेंसेस आएंगे। एंड यही रीजन है कि सेम इनकम होने के बाद भी इन 7 हाउस होल्ड्स का जो वीकली एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट है। अब हम ये समझते हैं कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। देखो, ये वाली जो रेड डॉट है यहां पे, ये है एवरेज एंड ये नंबर है 152। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड पे फोकस करूं जिसका वीकली एक्सपेंडिचर है 173, सो इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड का वीकली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 152, जो कि कंडीशनल मीन है x इक्वल टू 210 पे, प्लस 21। एंड ये जो 21 है इसको हम बोलते हैं एरर। ओके सो इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड का जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो है एवरेज जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का है, सो x इक्वल टू 210 इनकम लेवल पे 152 एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड है, प्लस ये वाला नंबर बता रहा है कि डिविएशन कितनी है पर्टिकुलर हाउस होल्ड के वीकली फूड एक्सपेंडिचर में एंड एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर में। सो इसको हम बोलते हैं एरर। अब इस सेम इक्वेशन को थोड़ा सा फॉर्मली लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, तुम इसको ऐसे सोचो कि जब भी तुम किसी हाउस होल्ड के ऊपर डेटा कलेक्ट करोगे, उस हाउस होल्ड के साथ एक नंबरिंग एसोसिएटेड होगी। अब वो कोई स्ट्रिक्ट नंबरिंग नहीं होती है, वो एक ऐसी नंबरिंग होती है जो तुम देते हो। अब मान लो तुम सर्वे कर रहे हो और तुम सर्वे करने के लिए मेरे घर पे आते हो, और मेरे घर पे आने से पहले तुमने 9 हाउस होल्ड्स का ऑलरेडी सर्वे कर लिया है। तो 9 हाउस होल्ड्स का सर्वे करने के बाद जब तुम मेरे घर पे आ रहे हो सर्वे करने के लिए, तो फिर मैं कहलाऊंगा 10th हाउस होल्ड। ओके सो इसका मतलब हर एक हाउस होल्ड के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है। अब देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर काउंटिंग नहीं करी है, बट अभी के लिए ये मान लो कि ये वाला जो हाउस होल्ड है ये हमारे डेटा में 28th हाउस होल्ड है। सो इस इक्वेशन को अब हम फॉर्मल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 173 इज 28th हाउस होल्ड का वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है, तो 173 की जगह मैं लिख सकता हूं y28। y28 मींस y वेरिएबल की वैल्यू 28th हाउस होल्ड के लिए, and this is equal to expected value of y given that x is equal to x28। x28 का मतलब है इस 28th हाउस होल्ड की x वैल्यू, यहां पे इस 28th हाउस होल्ड की x वैल्यू है 210। ओके प्लस एरर टर्म इस 28th हाउस होल्ड का। एरर टर्म की जो हम नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है u। सो पॉपुलेशन एरर के लिए मैं यूज करूंगा u। ओके एंड बिकॉज ये एरर है 28th हाउस होल्ड का, तो यहां पे मैंने लिखा है u28। सो जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है 28th हाउस होल्ड का, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का एवरेज, सो बेसिकली एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड उन सारे हाउस होल्ड्स का जिनकी इनकम है $210। एंड ये जो सेकंड टर्म है ये है हमारा एरर 28th हाउस होल्ड का। बेसिकली ये एरर तुम्हें ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड का वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड से कितना डिफरेंट है। सो अगर तुम्हें ग्राफिकली देखना है तो एरर है हमारा ये डिफरेंस, इस पिंक डॉट से लेके इस 173 तक जो भी डिफरेंस है वो है हमारा एरर 28th हाउस होल्ड का।
राइट। सिमिलरली इस एक्सरसाइज को मैं किसी भी हाउस होल्ड के लिए कर सकता हूं। सो यहां पे इस फिगर में एक और हाउस होल्ड है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। सो इस वाले हाउस होल्ड का वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड है 120, एंड मान लो हमारे डेटा में ये हाउस होल्ड है 21st हाउस होल्ड। सो इस हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट 120 इज इक्वल टू 152 प्लस माइनस 32। अब देखो इस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है, तुम लिखते हो पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल टू एवरेज वैल्यू प्लस समथिंग, और वो समथिंग जो है वो है हमारा एरर टर्म। सो यहां पे मैं हमेशा प्लस साइन लिखूंगा, एंड देन उसके बाद हम अपने एरर टर्म को लिबर्टी दे देते हैं कि एरर टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है एंड एरर टर्म नेगेटिव भी हो सकता है। बेसिकली अगर पर्टिकुलर हाउस होल्ड तुम्हारा कंडीशनल मीन से ऊपर है या फिर इन अदर वर्ड्स लाइन के ऊपर है तो उसका एरर टर्म होगा पॉजिटिव, और अगर जिस पर्टिकुलर हाउस होल्ड की हम बात कर रहे हैं वो कंडीशनल मीन से नीचे है या फिर इन अदर वर्ड्स पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से नीचे है तो फिर उसका एरर टर्म होगा नेगेटिव। सो 28th हाउस होल्ड क्योंकि वो कंडीशनल मीन से ऊपर था उसका एरर टर्म है 21, सो वो एक पॉजिटिव नंबर है। एंड 21st हाउस होल्ड क्योंकि वो कंडीशनल मीन से नीचे है उसका एरर टर्म है -32, सो वो एक नेगेटिव नंबर है। एंड अगर मैं इसको फॉर्मली लिखूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं y21 is equal to expected value of y given that x is equal to x21। x21 means इस 21st हाउसहोल्ड का इनकम जो कि है 210 प्लस u21 means इस पर्टिकुलर हाउसहोल्ड का एरर। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर हाउसहोल्ड का वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना डिविएट कर रहा है एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड से जो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का है। ओके, सो ये हो गई थोड़ी सी फॉर्मल टर्मिनोलॉजी। अब देखो यहां पे जो मैंने टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है ये जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है 28th हाउस होल्ड के लिए, ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है 21st हाउस होल्ड के लिए। अब हम एक लिखते हैं जनरल इक्वेशन जो किसी भी हाउस होल्ड के लिए होल्ड करेगी। सो जनरल इक्वेशन लिखते वक्त हम कोई भी स्पेसिफिक हाउस होल्ड नंबर नहीं मेंशन करते, हम लिखेंगे yi, जहां पे i है हमारा हाउस होल्ड नंबर। अब देखो अगर हमारे डेटा में मैंने काउंट नहीं किया कि इन टोटल कितने हाउस होल्ड्स हैं हमारे पॉपुलेशन डेटा में, बट लेट्स से हमारे पॉपुलेशन डेटा में है 70 हाउस होल्ड्स। सो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे i लिखा है ये i कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 से लेके 70 तक। ओके, सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा yi एंड राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू xi प्लस ui। ओके, अब सी इस जनरल इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो अभी तक हमने ये सीखा कि एक इक्वेशन हमें मिली है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू β1 प्लस β2 x, ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। एंड हमने फिर ये वाली इक्वेशन सीखी जहां पे हम लिख सकते हैं yi इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू xi प्लस ui। अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करूं तो मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूं। बेसिकली देखो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x ये होता है। सो इस इक्वेशन को यूज करके मैं इस टर्म की जगह पे लिख सकता हूं β1 प्लस β2 xi। ओके, सो मैंने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया β1 प्लस β2 xi से, बिकॉज हमें इक्वेशन नंबर 1 से ये रिलेशनशिप पता है, एंड जो लास्ट टर्म है वो है प्लस ui। सो ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। सो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया और मेरे को मिल गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो ये तीनों इक्वेशंस हैं तुम्हारी पॉपुलेशन साइड की इक्वेशंस, और ये तीनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इन इक्वेशंस के साथ काफी क्लियर होना पड़ेगा, तुम्हें इन नोटेशंस के साथ काफी क्लियर होना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जो कि ऑन एन एवरेज बेसिस लिखी जाती है, और वो इस इक्वेशन नंबर 1 में प्लस ui लिख देते हैं। देखो जब भी तुम ऑन एन एवरेज बेसिस की बात करते हो तब तुम प्लस ui नहीं लिखोगे। सो यहां पे प्लस ui नहीं लिखना है। प्लस ui आता है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 में एंड इक्वेशन नंबर 3 में जब तुम एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखते हो। ओके, अब थोड़ी सी बात ui के बारे में भी कर लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिख सकता हूं दैट ui इज इक्वल टू yi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y
गिवन दैट x इक्वल टू xi। सो जो ui है वो है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू जो कि हाउस होल्ड की है माइनस द एवरेज वैल्यू। अब इस चीज का भी तुम्हें काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो समझ आ जाता है कि जो एरर टर्म है वो डिफरेंस है एक्चुअल और एवरेज का, बट वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्चुअल माइनस एवरेज करना है या फिर हमें एवरेज माइनस एक्चुअल करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जब भी तुम्हें ui को लिखना है तुम ये नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे एक्चुअल माइनस एवरेज। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग ui। ये गलत है। सो इक्वेशन नंबर 2 से हम ui को ऐसे लिख सकते हैं। हम अगर चाहें तो ui को इक्वेशन नंबर 3 से भी लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 से हम लिख सकते हैं दैट ui इज इक्वल टू yi माइनस एंड देन विद इन ब्रैकेट्स वी कैन राइट β1 प्लस β2 xi। और अगर विद इन ब्रैकेट्स नहीं लिखना तो इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं दैट ui इज इक्वल टू yi माइनस β1 माइनस β2 xi। सो इस तरीके से हम ui की इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये सारी इक्वेशंस हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं तुम्हें। ये जो ui मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है ये है पॉपुलेशन एरर टर्म, एंड इस पॉपुलेशन एरर टर्म को हम डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते हैं। सो मैं कहीं कहीं पे ये इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकता हूं। मैं ui को पॉपुलेशन एरर टर्म भी बोल सकता हूं, मैं ui को डिस्टर्बेंस टर्म भी बोल सकता हूं। अब ये जो ui है ये काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है यहाँ पे। अभी इस वीडियो में ui के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, बट मैंने तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हमने ui को इक्वेशन में इंट्रोड्यूस क्यों किया है। बेसिकली हमारा ui को इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करने का मोटिव ये है कि अगर हम वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड सिर्फ वीकली इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। एक हाउस होल्ड जो भी डिसीजन लेगा वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड का वो इनकम पे तो डिपेंड करेगा ही, वो बाकी कुछ और वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करेगा। अब वो जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि वेल्थ वो हमने हमारे मॉडल में नहीं लिया है, तो इन वेरिएबल्स का जो इंपैक्ट होगा वो जाएगा एरर टर्म में। सो ui में तुम्हारे उन सारे वेरिएबल्स का इंपैक्ट है जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड को इंपैक्ट करते हैं, बट उन वेरिएबल्स को हमने इक्वेशन में नहीं लिया है। ओके, सो ये है पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझसे काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है, वो ये है कि अगर हम एक मॉडल में सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लें तो ui टर्म मॉडल में आएगा या फिर नहीं आएगा। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड मान लो कि वो 10 वेरिएबल से डिटरमिन होता है, सो अगर हम उन 10 के 10 वेरिएबल को इंक्लूड कर लें हमारे मॉडल में तो फिर क्या ui टर्म मॉडल में आएगा या फिर नहीं आएगा। इसका आंसर ये है कि तुम जितने मर्जी वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लो अपने मॉडल में ui टर्म हमेशा मॉडल में रहेगा ही रहेगा। एंड मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों होगा। मान लो तुम एक्सपेंडिचर ऑन फूड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो और तुमने वीकली इनकम को ले लिया एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारे मॉडल में, और तुमने बाकी कुछ और वेरिएबल्स को भी ले लिया। फॉर एग्जाम्पल तुम वेल्थ को भी रख लो अपने मॉडल में। अब तुम अपने मॉडल्स में जितने मर्जी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर लो, तुम वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड होगा वो बहुत सारे रैंडम एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर बहुत बार रैंडम होता है, बहुत बार हम रैंडम डिसीजंस भी ले लेते हैं। सो तुम जितने मर्जी वेरिएबल्स को पिक कर लो, तुम कभी भी वो ह्यूमन रैंडमनेस को तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तो कोई वेरिएबल बना ही नहीं है। सो तुम इनकम को ले लो, तुम वेल्थ को ले लो, तुम और भी वेरिएबल्स को ले लो, बट स्टिल ui टर्म मॉडल में रहेगा ही रहेगा। एंड एक्चुअली ये जो ui टर्म है इसका रोल काफी ब्रॉड है। मैं अभी ui टर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, बट आगे जाके हम ui टर्म को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ui टर्म में उन सारे वेरिएबल्स का इंपैक्ट है जो तुम्हारे y वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, बट तुमने उन वेरिएबल्स को मॉडल में लिया नहीं है। सो उनका इंपैक्ट जाके स्टोर हो गया है ui में। एंड नो मैटर तुम जितने मर्जी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लो अपने मॉडल में, ui टर्म हमेशा रहेगा। ओके, आगे चल के हम ui के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए ui की डिस्कशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, एंड इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।
इस वीडियो में हमारा यही टारगेट था कि हमें पॉपुलेशन इक्वेशंस को समझना था एंड अब हमने ये सारी की सारी इक्वेशंस समझ ली है। सो ये जो पॉपुलेशन साइड की स्टोरी को हमने बिल्डअप किया था एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेके, उसका पर्पस अब खत्म हो गया है। सो हमने पॉपुलेशन साइड की इक्वेशंस को सीख लिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन साइड को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सैंपल साइड को। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही।